हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल सीपेट एग्जाम के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। और एक घोषणा और हम आपके सामने कर रहे हैं कि न 5 अगस्त से हमारी कुछ क्लासें आ रही हैं, जिनका टाइम टेबल इस प्रकार से होगा। पहली क्लास होगी हमारी स्टैटिक जीके, जो कि सुबह 6 बजे होगी। कब होगी? सुबह 6 बजे 6 AM पर होगी। दूसरी क्लास होगी हमारी मैथ की, जो 0 से हीरो होगी। क्या? 0 लेवल से चलकर हीरो लेवल तक चलेगी, जो कि 10 बजे होगी। कब होगी? 10 बजे होगी AM में। ठीक है। अगली क्लास होगी हमारी रीजनिंग की, जो कि 2 बजे होगी। कब होगी? 2 बजे PM में होगी। और अगली क्लास होगी हमारी साइंस की, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि ग्रुप डी और NTPC के लिए तो और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वहाँ की सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो अगली क्लास है हमारी 5वें नंबर की, वो है हिंदी की भी क्लास आपकी 6 PM पे होगी। कब होगी? 6 PM पे। साइंस की होगी आपकी 5 PM पे और हिंदी की होगी आपकी 6 PM पे। ठीक है। जो और अगली क्लास है, जो कि अभी भी चल रही है, जो है यूपी ट्रिपल सीपेट फुल प्रैक्टिस सेट। ये हो रहा है आपका 9 बजे, जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्लासें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है। जी आपको कब से चालू हो रही हैं? तो ये हो रही हैं आपकी 5 अगस्त से, यानी परसों से चालू हो रही हैं। कब से हो रही हैं? परसों। ठीक है। तो चालू हो रही हैं। तो देर निकलते हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि हम यूपी ट्रिपल सीपेट एग्जाम के लिए फुल प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? क्या बृहत मतलब बड़ा वृत्त नहीं है? क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका विषुवत रेखा, दूसरा है आपका मुख्य देशांतर रेखा, अगला है आपका 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के 60 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहाँ पर? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? कहाँ पर नहीं पाई जाती? लॉस एंजल में, कि रोम में, कि केप टाउन में, कि न्यूयॉर्क में? दूसरे का सही आंसर क्या होगा? तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर नहीं पाई जाती है? न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो बर्लिन नहीं है, कि कैनबरा नहीं है, कि न्यूयॉर्क नहीं है, कि बीजिंग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? एक देश है। क्या है? न्यूयॉर्क एक देश है। ठीक है। जबकि बर्लिन क्या है? राजधानी जो किसकी है? ये है जर्मनी की। किसकी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और चीन की राजधानी है बीजिंग। तो न्यूयॉर्क एक क्या है? देश है। न्यूयॉर्क क्या है? एक देश है। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या बोला है क्वेश्चन ने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, की पोटेशियम क्लोराइड, की मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट? तो कौन सा लवण पाया जाता है अधिक मात्रा में? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन है? चीन, भारत, रूस, की USA? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्या? चीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय
के काल में किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में किए ना। अगला है कि ना लॉर्ड एल्गिन के, कि लॉर्ड कर्जन के, कि ना लॉर्ड मार्ले के। तो किसके शासनकाल में या ये बंगाल विभाजन हुआ था? कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन। क्या? लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कालागढ़। क्या? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ? तो यह बना हुआ है रामगंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? पश्चिम दिशा में कौन सी बहती है? रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी की चम्बल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। कौन सी पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कि राजस्थान में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता, व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद ए के, अनुच्छेद 19 के पहले में, मतलब आ में, कि अनुच्छेद 19 के बा में, कि अनुच्छेद 19 के सा में, कि अनुच्छेद 19 के दा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के आ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? कौन बुला सकता है अधिवेशन भारतीय संसद का? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की लोकसभा का अध्यक्ष? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन है? भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, कि चयनित किया जाता है, कि निर्वाचित किया जाता है, कि नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की उद्देश्य का में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, कि 24वें संशोधन द्वारा, कि 42वें संशोधन द्वारा, कि ना 44वां संशोधन द्वारा? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया था या संशोधन किया गया था? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, कि राज्य सरकार आयोग के द्वारा, कि मंडल के आयुक्त द्वारा, कि जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। कब किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। किसके? 43 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार की गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? कौन सा मद है? अनुदान, प्रशासन, की ब्याज का भुगतान, की सामाजिक व्यय? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्याज का भुगतान। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार की गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? तो ब्याज का भुगतान। क्या है? ब्याज का भुगतान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक। क्या? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा। जो आपका मूल, एक सेकंड, हाँ, मूल संवर्धित है वो किसका स्थान लेगा? विक्रय मूल और किराय मूल का, कि प्रवेश कर का, कि ए और बी दोनों का, उपयुक्त में से सभी का? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रय और क्रय कर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या दिया गया है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहते हैं, क्या कहते हैं? समस्थानिक, एक सेकंड, कि समदाबिक, कि समाअभी, क्या समाअभी, कि न सम न्यूट्रॉनिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी अलग हो। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक, आइसोटोप्स। क्या? आइसोटोप्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? किसने किया था एक्स किरणों का आविष्कार? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन ने। किसने? रोएंटजन ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, कौन सी गैस निकलती है? प्रज्वलन से, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कि मीथेन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? क्या होता है जल से हल्का? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। क्या? जल से छोटा या हल्का, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन आपका, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, कि रक्तचाप के बढ़ने से, कि ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ई व्यापार का अर्थ है? ई व्यापार का क्या अर्थ है? 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निर्यात व्यापार। दूसरा है यूरोपीय देशों से व्यापार। तीसरा है इंटरनेट पर व्यापार। अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ई व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार है। कैसा व्यापार है? इंटरनेट पर व्यापार करना कहलाता है ई व्यापार। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, जी कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में, कि रुद्र प्रयाग जनपद में, कि टिहरी जनपद में, कि उत्तरकाशी जनपद में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चमोली जनपद में। कहाँ पर है? चमोली जनपद में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, कहाँ पर है जी? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, कि कोलकाता में? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? देहरादून। क्या है? देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित है। पेले से संबंधित कौन है? बेल्जियम। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले हैं वो संबंधित है बेल्जियम से, ब्राजील से, पुर्तगाल से, कि ना
से सेनेगल से कहाँ से संबंधित है जी? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। क्या? ब्राज़ील से संबंधित है पेले। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी जल विवाद में अंतर्गत या अंतर्ग्रस्त राज्य हैं। कौन कौन से राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। ये 4 राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। ठीक है, ये कौन से राज्य हैं? ये दक्षिण के राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? दक्षिण के राज्य हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा? कौन जुड़े रहे हरित क्रांति से भारत में? तो MS स्वामीनाथन, DR गाडगिल की, CD देशमुख की, CN वकील। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। कहाँ पर संबंधित है यह? सॉरी, यह संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत की फूट हुई हुई थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, कब भाई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। कब भाई थी? 1907 में भाई थी। ठीक है, सूरत की फूट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी संबद्ध नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध या संबद्ध नहीं रहे? कौन नहीं रहे थे संबद्ध? 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? किसने जजिया कर को हटा दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन उल आबिदीन ने। किसने? जैन उल आबिदीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1526 में, 1761 में, कि 1556 में, कि 1857 में? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा ज्योतिबा फूले। क्या? महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो किस संगठन की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा? गोपाल मंडली की, ना श्री नारायण सभा की, सत्यशोधक समाज की, महाजन सभा? 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? 36 को सही आंसर क्या होगा? तो 36 को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? 37 को सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम गीत के रचयिता थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह किसने विचार किया था? किसने विचार व्यक्त किया था कि
भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसका निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी ने। किसने? दादाभाई नौरोजी ने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है या कहाँ है? 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंदर पूंछ में। का बंदर या बंदर पूंछ में यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बंदर पूंछ में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 को क्या होगा? क्या 8 मार्च 2011 को क्या होगा? 41 को सही आंसर क्या होगा? तो यदि आप देखो, यानी जो 2010 है वो क्या लीप बैच है कि ना सामान्य बैच है? तो आपने पहचान से देखे कि 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यह क्या सामान्य बैच है। तो सामान्य बैच में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जैसे ही आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितने बचते हैं? यानी 7 पन्ना 35, 36 में से 35 गया एक बार का, यहाँ पे 15 हो गया, फिर 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचा? एक बचा। कितना बचा? एक बचा। ठीक है, कितना बचा? एक बचा। एक सेकंड, हाँ एक शेष बचा। कितना बचा? एक शेष। यानी ये जो एक शेष बचा है वो कब कब आपकी साल पूरी कब होगी? यानी यदि 8 मार्च से चालू होगी आपकी साल, कब? 8 मार्च से जो चालू हो रही साल, तो कब होगी जी? सॉरी एक सेकंड, ये होगी 7 मार्च, क्या 7 मार्च 2010 को, सॉरी 2011 को। कब? जब पूरी साल कब है ना होगी? 8 मार्च से चालू भाई, तो कहाँ कब होगी जी? 8 मार्च को थोड़ी होगी, 7 मार्च 2011 को ख़त्म होगी। यानी जो एक शेष बचता था हमारा वो 7 मार्च को होगा वही दिन। क्या होगा? 7 मार्च को। कब होगा? 7 मार्च को। 7 मार्च को कौन सा दिन होगा? मतलब एक बचा तो सोमवार होगा। क्या होगा? एक बचा तो सोमवार होगा। 7 मार्च को क्या होगा? सोमवार होगा। तो 8 मार्च को क्या होगा? मतलब 8 मार्च को बोला ना, यानी 7 को सोमवार होगा, तो 8 को क्या होगा? 8 को होगा आपका सोमवार के बाद मंगलवार। कौन सा दिन? मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो भाई फिर समझा दें हम एक दिन। क्या किया हमने? सबसे पहले किया हमने 8 मार्च 2010 से लेकर 8 मार्च 2011 तक, मतलब एक साल एक दिन हो गया जी। क्या हो गया? एक साल एक दिन हो गए कि नहीं हो गए? यानी एक साल एक दिन कैसे हो गए? क्योंकि 8 मार्च, यदि 7 मार्च 2011 होता था तो पूरी साल हो गई थी। क्या हो गई थी? साल हो गई थी। देखिए यहाँ से 8 मार्च से 8 मार्च तक, यानी एक साल एक दिन हो गए। ये क्या सामान्य बैच है, यानी 365। और 365 में यदि एक दिन आपको एक्स्ट्रा हो रहा हो तो 366 भी कह सकते आप। यानी एक जोड़े तो कितने? 366। जैसे ही आप 366 में 7 से डिवाइड दोगे तो शेष कितना बचता है? 5 7 35। कितना? सॉरी 7 पन्ना 35, यानी एक बार अगर 16 हो गया, 7 दिन 14, 2 शेष बचे। कितने मतलब बचे? 2। अब 2 शेष मतलब दिन का कोड क्या होता है? 2 का। एक का होता है सोमवार और 2 का होता है मंगलवार। तो मंगलवार होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? मंगलवार। तो मंगलवार इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या दिया गया है यहाँ पे देखते हैं इसे। चलिए, 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं। कितने हैं? 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिलाएं। मतलब 220 में से यदि हम आप घटा दें, 120 क्या है? पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हुई हैं भाई? महिलाएं सीधी सीधी 100 होंगी। कितनी महिलाएं? 100 होंगी। चलो ठीक है, इतनी तो ध्यान है। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों
महिलाओं में से 20% रासायनिक विभाग के छात्र हैं। किसके रासायनिक विभाग के छात्र हैं? यानी जो पुरुष होते थे 120 में से 25% क्या है? रासायनिक विभाग के छात्र हैं। किसके रासायनिक विभाग, यानी देखें यहाँ 25 चौका 100, 4 को भाग दे तो 4 3 12, कितने 4 3 12 मतलब 30, तो क्या 30 पुरुष क्या है? रासायनिक विभाग है। 30 पुरुष कितने रासायनिक विभाग। इसी प्रकार से महिला कितनी थी? 100 थी। 100 का कितना 20% कितना निकलता है? 20, तो 20 है यहाँ पे। कितने 20 है? 20 क्या रासायनिक विभाग के छात्र हैं। रासायनिक विभाग के 20% पुरुष और 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। क्या हुई? उत्तीर्ण हुई। तो रासायनिक विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? कुल छात्रों का प्रतिशत, मतलब जो 30 छात्र थे 30 का भी 30 क्या है? पुरुष थे ना, तो पुरुष कितने 20% इसमें से क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। तो इसको 20% कितना होता है? जैसे आप दिन निकालोगे इसका 20% 2 बिंदु से 2 बिंदु 3 दूनी 6 होता है। 20% कितना होता है? 6 होता है। तो 6 तो पुरुष हो गए और 25% क्या महिलाएं। यानी 20 का 25% निकालो आप। 20 का जैसे आप 25% निकालोगे महिलाओं में, तो कितने महिलाएं कितनी पास हो गई? यानी 25 चौका 100, 4 5 20, मतलब महिलाएं कितनी? 5 पास भाई। पुरुष 6 भाई, महिलाएं 5 भाई। तो अब पूछा क्या गया, क्या होगा, मतलब क्या पूछा हुआ है आपका कि रासायनिक विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो कुल छात्रों का प्रतिशत कितने? 6 पुरुष भाई और 5 क्या भाई? महिलाएं भाई। क्या भाई? 5 क्या भाई? महिलाएं भाई पास। तो इनको परसेंटेज क्या है? यानी 6 5 11, कितने? 6 5 11, 11 बटे में हो जाएंगे आपके कितने? एक सेकंड, हाँ 11 बटे में हो जाएंगे आपके कितने? टोटल छात्र कितने हैं? 30 जे हैं और 20 जे हैं, तो टोटल कितने हैं? 50 है ना। तो 11 बटे में क्या हो जाए? 50। यहाँ पे लिख रहे हैं, रब कर रहे हैं, यहाँ ध्यान करना। 11 हो गए, 6 यहाँ पे निकल जाए, 5 महिला, 6 5 11, और टोटल कितने हैं? 30 पुरुष होते थे, 20 महिलाएं थी। किसमें? रासायनिक में, रसायन में। ठीक है, तो टोटल हो गए 11 बट्टे में कितने? 50 गुणा में 100। जैसे आप इसको करोगे तो 50 दूना 100 और 2 11 में 2 का गुणा करोगे तो 11 दूनी 22। तो इसका 22%, क्या 22%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आशा कहता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी है आपका कि इतने को सबसे छोटे रूप में भिन्नार्थ का भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है। क्या अंश हर से कितना अधिक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इधर पे देखो, जी संख्या लिखेंगे यदि हम, तो कैसे लिखेंगे? एक सेकंड, जे माना कि जे संख्या है। कौन सी जे संख्या है? चलिए, जे संख्या मतलब कितने लिखी हैं जी? ये लिखी हैं आपके 23.234 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार, मतलब 3 4 3 4 का हो रहे हैं आपके, रिपीट हो रहे। क्या हो रहे? 3 4 3 4 हो रहे आपके, क्या रिपीट। तो हमारे बन कितना रहे? यानी 2 3 2, यानी 3 4 पे हम रिपीट पे इस प्रकार से बार लगा दें। अब इसको हमें भिन्न में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसी को इसी प्रकार से। किस प्रकार से लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, एक सेकंड, इस प्रकार से लिखेंगे। 23 तो क्या है? आगे ही, यानी 23 आपके आगे ही है। ठीक है, अब बच्चे कितने हैं जी? पूरे लिख देंगे 2 3 4, माइनस में जो संख्या नहीं है उसको भी रख लेंगे। क्या? उसको भी रख लेंगे और बटे में कह देंगे बार कितने पे? 2 पे बार है, यानी 2 तो 9 आ जाए मतलब। ठीक है, जितने पे बार होता है उतने 9 लिख देते हैं और जितने पे बार नहीं होता है उसके बटे में क्या रख देते हैं? हम 0 रख देते हैं। तो इसको हम हल करेंगे। जैसे 234 में से आप कितने घटाओगे? 2 घटाओगे तो कितने बचेगा? 232। कितने बचेगा? 232। कितने? 232 बटे में कितना है आपका? 990। कितना है? 990। और आगे कितने? 23 है। आगे कितने हैं? 23 है। जैसे आप इसको तोड़ोगे, क्या करोगे? तोड़ोगे तो कितना होगा जी? मतलब इसका गुणा 930, सॉरी 990 का गुणा इतने में करोगे और इसमें कितने? 200
232 जोड़ोगे, कितने जोड़ोगे 232 जोड़ोगे तो कितना बनेगा जी, यानी कहते हैं हम 990 गुणा 23 करेंगे तो होता है जी कितना 22,770 प्लस में कितने 232, इसे हम साफ कहते हैं। तो लिखेंगे 22,770 प्लस में कितने हैं 232, कितने थे 232 बट्टे में कितने 990, कितने थे 990। अब हम इसको जोड़ेंगे 22,770 में 232 जोड़ेंगे तो कितना होता है, जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये होता है 23,002 बटे में कितने 990, कितने 990। अब हम ठीक कितने होते 990, यदि हम इसे 2 से काट लेंगे, ऊपर को भी काटेंगे 2 से नीचे को, क्योंकि कट जाना है, तो ऊपर कटेगा तो बनेगा कितना 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10 और 0, ठीक है 2 एकम 2, तो इतने बनेगा 11,501, कितना बनेगा 11,501, नीचे 2 से काटोगे आपने 990 को तो कितना बनेगा जी, बनेगा 495, कितने 495। अब क्या पूछा है कि अंश हर में हर से कितना अधिक है, जी वाला इससे कितना अधिक है। तो देखो यहाँ पे कितने 11,501 में से आप 995 घटा सकते हो, एक में से 5 गया तो कितने बचे 6, मतलब 11 में से 5 गया 6, हंसला यहाँ पे 10 होगी, 10 में से 10 गया 0, ठीक है हंसला ये 5 होगी, यहाँ पे भी 0, क्या यहाँ पे भी आप 0 रख सकते हो, और यहाँ पे 1 मतलब 11,006, कितने 11,006, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है 11,006 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, क्या ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार से औसत चाल पूछे तो 2xy बटे में होता है x प्लस वाई, ठीक है, जो कि पहली चाल x है, दूसरी चाल क्या है y, तो 2xy, x कितनी है 30, y कितनी है समझ लो 70, और जैसे आप इसको x प्लस वाई मतलब दोनों को जोड़ देंगे इन चालों को, 30 और 70 कितना होगा 100। अब दो बिंदु से आप दो बिंदु काट लो, अब बच्चे का 7 या 21 हो जाए और 21 दूनी 42 हो जाए, कितना 21 दूनी 42 हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है x बराबर अंडर रूट कोष्टक x मंझला कोष्टक 56 माइनस में इसी प्रकार से जे भी है अंडर रूट कोष्टक बड़ा कोष्टक 56 कोष्टक इस प्रकार से माइनस अंडर रूट 56, ठीक है, बराबर मतलब माइनस चला गया इसी प्रकार से अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। तो हम इस 56 के माइनस वाला चिन्ह आ रहा है तो सीधे करेंगे, इस 56 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिसमें अंतर 1 का आता हो। 8 7 56, 8 7 है 56, क्या 8 7 है 56, ठीक है, इस प्रकार से 8 7 56। अब यदि यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह आ रहा है तो आंसर क्या होगा छोटा वाला, क्या होगा आंसर होगा आपका छोटा वाला, और यदि यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह होता तो आंसर क्या होता बड़ा वाला। देखिए यहाँ पे तो अभी माइनस वाला चिन्ह दिया गया है तो आंसर क्या होगा छोटा वाला यानी 7, तो इसका 7 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका यदि क्या यदि इस चिन्ह का यदि इस चिन्ह के बदले इतने के रूप में कूटबद्ध है, क्या ये जो अनुपात वाला चिन्ह है वो जो इस प्रकार से बड़ा या बराबर के रूप में कूटबद्ध है, इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह जे स्टार के रूप में कूटबद्ध है और प्लस का चिन्ह का है सी के रूप में कूटबद्ध है, तो एक्स का में एक ही मतलब एट द ग्रेड के रूप में कूटबद्ध है, तो व्यंजक में 14 CX मतलब x बड़ा है या बराबर है 2 से, और हैज 12 में से 10 का मान निकालने के लिए निम्न में से किस
विकल्प को x का स्थान लेना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चलो सबसे पहले लिखेंगे जी वाली 14, क्या 14, और यहाँ पे जो दिया गया है क्या सी, क्या सी का ना चेंज, क्या सी का आपका चेंज है यहाँ पे देखो प्लस सी, सी के रूप में, और यहाँ पर देखो हाँ जी ये प्लस सी के रूप में, क्या प्लस आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, एक्स, क्या एक्स, तो एक्स एट द ग्रेट के रूप में, मतलब एट द ग्रेट, ठीक है। अब जी क्या एक्स बड़ा है या बराबर है किसके, दो के, तो बड़ा या बराबर क्या अनुपात में दिया गया है, किस में दिया गया है, अनुपात। तो इसे हम अनुपात में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है, मतलब एट द ग्रेट दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है आपके कितने, दो, एट द ग्रेट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है दो, ठीक। और फिर स्टार दिया गया है, तो एक सेकंड, स्टार, सॉरी स्टार नहीं है, हैज है, हैज का चिन्ह क्या माइनस है, हैज का चिन्ह क्या माइनस, -12, ठीक है। इसी प्रकार से बराबर कितना होना चाहिए जी, 10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10। तो अब इसको करेंगे हम, क्या इसको करेंगे हम, ये कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। तो करेंगे सबसे पहले 14 में से 12 को घटाएंगे, कितने बचेगा, 2 बचेगा, कितने बचेगा, 2, प्लस में बचेंगे 2 एट द ग्रेट, ठीक है, बराबर कितने, 10। जैसे आप 2 को उस तरफ ले जाओगे 10 की तरफ, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 एट द ग्रेट बराबर में ये 10 है, 10 में से ये उस तरफ से 2 चले जाएंगे तो 8 बचेगा, कितने, 8, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है आपका वो अनुपात में दिया गया है, तो अनुपात क्या कहता है, बटे कहलाता है, क्या कहलाता है, बटे कहलाता है। इस प्रकार से एक सेकंड, यहाँ पे जो दिया गया है आपका 2 काय में है, बटे में है, एट द ग्रेट के, यानी 2 बटे में होगा आपको, यहाँ पे भी 2 बटे में होगा, 8 तो 8 के बटे में 1 होगा, तो ये गुणा करोगे 1 का गुणा ए में, ए बराबर 2 8 16, कितना 2 8 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 8 16। तो इसमें 16 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में पिंक को पिंक माने को ब्लू, जो पिंक को मानेंगे ब्लू, और ब्लू को मानेंगे येलो, और येलो को मानेंगे रेड, रेड को मानेंगे वाइट, वाइट को मानेंगे ब्लैक। तो मूल, क्या मूल का रंग कैसा है, क्या मूल का रंग कैसा होगा, ठीक है। तो मूल कैसा होता है, ब्लैक होता है। मूल कैसा होता है, मूल होता है ब्लैक, कैसा होता है, ब्लैक, मतलब काला होता है। और काले को क्या माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो काले को माना है वाइट, क्या माना है, वाइट। तो मूल कैसा होगा, वाइट होगा, कैसा होगा, वाइट, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किशोर मिश्र बोले, क्या किशोर मिश्र बोले, किसके ऊपर, इस व्यक्ति की ओर, इस मैन की ओर इशारा करते हुए, मैन इसका लिंग अभी निर्धारित नहीं हुआ, यानी व्यक्ति है जी। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किशोर मिश्र बोले, इनके पिता की एकमात्र पुत्री, क्या इसके जो पिता है, इसके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं, क्या पति क्या है, मेरे ससुर हैं, क्या मेरे ससुर हैं। तो किशोर मित्र, वो किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से, क्या इस व्यक्ति से
क्या संबंध है, क्या इस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस तो क्या संबंध होगा 48 का, तो 48 का संबंध होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा भांजी होगी, क्या होगी भांजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न कथन पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। आजकल कई राज्य अंतर्राज्यीय जल साझा विवाद में उलझे हुए हैं। इनमें से कई विवाद वर्षों से अनसुलझे पड़े हुए हैं। क्या भारत सरकार को सभी जल स्रोतों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तो इसके जो निष्कर्ष तर्क दिए गए हैं आपके, हाँ इससे जल का इष्टतम उपयोग हो सकेगा और जो कृषि वर्षा पर निर्भर है उसमें तेजी से वृद्धि हो सकेगी। दूसरा दिया गया आपका, हाँ यह अनेक अंतर्राज्यीय समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा तर्क मजबूत होगा, पहला दूसरा दोनों की दोनों नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का, सॉरी 49 का। कौन सा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, केवल एक ही है, क्या केवल एक मजबूत होगा। हाँ यह अनेक अंतर्राज्यीय समस्याओं का एकमात्र समाधान है, क्या है समाधान है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 50वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक लग रहा है इनका, क्या लॉजिक लग रहा है बताओ। यदि सात, यदि जोड़ वो देखें आप, तो यदि 7 में कितने जोड़े जाएँ कि 19 हो जाए, तो इसमें जोड़े होंगे कितने 12, कितने 12 7 20 होत, 20 थोड़ी होत, 12 7 19 होत, 8 20 होत, और 19 से 31 बनाने के लिए कितने जोड़े होंगे। तो 19 में जैसे आपने 31 बनाए तो यहाँ पे भी 12 ही जोड़े होंगे, ठीक है। और 31 से इनके बनाने के लिए कितने जोड़े होंगे, तो यहाँ जोड़े होंगे आपने कितने, तो कितने जोड़े होंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 जोड़े होंगे, कितने जोड़े होंगे 20, और इनके से कितना बनाने गिराने भी 20 ही जोड़े होंगे, कितने जोड़े होंगे 20 जोड़े होंगे, ठीक है। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे मतलब 12 12 20 20, तो इनको जो अंतर आ रहा हो कितने आ रहा हो 8 को, यानी 20 और 8 28 जोड़ के चलें। जैसे हम इनमें 28 जोड़ देंगे, 8 और 1 9, क्या 8 और 1 9 हो जाएंगे, और 7 2 9 हो जाएंगे, फिर 7 2 9 हो जाए, 8 और 1 9 और 7 2 9, मतलब 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99। क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे 12 12, यहाँ 20 20, मतलब इनको अंतर कितना है 8 है, यानी 20 में भी 8 जोड़ दें तो 28, क्या अगले का 28, यानी 28 को 71 में जोड़ देंगे तो 99 हो, कितना होता है 99, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्या है, पैसेज आ गया किसका, इंग्लिश का, ठीक। तो पैसेज को पढ़ेंगे हम। द किंगफिशर इज ए बर्ड दैट गेट्स its name because it truly is a king among the fish catching birds. In catching fish, it sits on a limb of a tree that hangs over a stream, looking into the water beneath. Then as its sight, a fish is drops like a stone into the water. Seconds later, it pops you up with the fish is in its bill. In addition to the fish, it eats worm, crabs, and shellfish. It is found mostly near the fish water stream of Europe and North America. The kingfisher's cry is shrill and
piercing to the North America kingfisher called the bat-lead kingfisher because of a belt of blue feathers across its wheel breathed in larger than that of the European variety. The European kingfisher is a beautiful bird. Its feathers क्या feathers are bright blue, orange, deep red और पिंक एंड ग्रीन। ठीक है, अब हम इसके क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है, मीनिंग क्या होगा, क्या ब्रांच की मीनिंग क्या होगी। तो इनके उनका सही आंसर क्या होगा, तो ब्रांच की मीनिंग होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, लाइम्स। क्या लाइम्स। अगला है द अपोजिट का अपोजिट निकालना आपका का पॉल्यूटेड का अपोजिट क्या होगा, बामन का सही आंसर क्या होगा, तो बामन का सही आंसर होगा फ्रेश। क्या फ्रेश। अगला क्वेश्चन है दिया गया आपको जी कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज एंड विच कैन बी का सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन बैड सेंटेंस। ठीक है, तो इसको बनाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का ऑडिटर। क्या ऑडिटर। और चंगन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चंगन क्वेश्चन दिया गया आपको क्या करना है इसका, एप्रोप्राइट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, मतलब इसमें प्रपोजिशन बनना है किसमें, इसमें द डॉग में बाइट यू इफ यू ट्राई टू टेक। अब इसको क्या बनेंगे चंगन में, तो इसका सही आंसर भरेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, अभी। क्या अभी भरेंगे चंगन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, निम्न चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड का पोसिटी का मीनिंग क्या होगा। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, शॉर्टफॉल। क्या शॉर्टफॉल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रगतिवाद पूंजीवाद का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब गद्यांश पढ़ेंगे हम। प्रगतिवाद पूंजीवाद का प्रमुख शत्रु है, वह शोषित वर्ग के लोगों को समाज की जागृति शक्तियां मानकर उनकी सहायता के लिए समाज को सचेत करता है। वह दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है। मनुष्य की वर्तमान दुर्दशा के लिए वह अतीत को दोषी ठहराता है, क्योंकि वर्तमान अतीत का ही प्रतिफलन है। अतीत का इतिहास मुख्यतः पूंजीवादी सभ्यता के इतिहास से साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से मनुष्य की जो दुर्गति और दुर्दशा हुई है वह अत्यंत दर्दनाक है। आर्थिक साधन और जीवन सुविधाओं से हीन मानव की यह दुर्दशा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग पर। किस पर, दलित वर्ग पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है आपका, अतीत का विलोम। क्या अतीत का विलोम होगा, क्या होगा, वर्तमान, नवीनतम, आधुनिक कि पुराना। संतान का सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान। क्या वर्तमान। अतीत क्या कहलाता है भूत और जे कहलाता है वर्तमान। अगला क्वेश्चन है आपका प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए दोषी ठहराता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अतीत को। क्या अतीत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रगतिवाद का प्रमुख शत्रु है। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रमुख शत्रु कौन है इसका। तो इसका शत्रु है पूंजीवाद। कौन है पूंजीवाद, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपको डी में। किस में दिया गया है डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका समाजवादियों तथा पूंजीपतियों के उत्पीड़न से किसकी दुर्गति हुई है। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मनुष्य। क्या मनुष्य किसकी हुई है मनुष्य की हुई है। एक सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है आपका ये भी गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन को का आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है अगला जो गद्यांश है वो क्या है। किसी ने ठीक ही कहा कि समय धन के समान है, अतः हमें सावधानी व सतर्कता से अपने धन का हिसाब रखना चाहिए, पर साथ ही साथ समय के हिसाब में भी थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि धन आता जाता रहता है, किंतु बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता है। समय को व्यवस्थित करना जिसने सीख लिया उसने जीवन जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समय विभाजन के अनुसार काम करने काम करने पर हम महसूस करेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितना सुकून और आराम है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अपने आप होते जाते हैं। जहाँ एक और योगा के लिए समय निकल आता है, वहीं आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी आपको कुछ क्षण मिल जाते हैं। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल और सक्षम बन जाते हैं। सारी झंझटें और परेशानियां ना जाने कहाँ काफूर हो जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, समय की तुलना किससे की गई है। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धन से। किससे धन से की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ज़्यादा सावधानी से किसका हिसाब रखना चाहिए। तो जी रखना चाहिए ऑप्शन नंबर डी समय का। किसका ऑप्शन नंबर डी समय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका समय को व्यवस्थित करने से क्या लाभ होगा। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या उपर्युक्त सभी। क्या लाभ हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। सिर्फ जीने की कला आ जाएगी और सिर्फ सुख समृद्धि भी मिलेगी और सिर्फ सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जीवन की व्यस्तता के बीच कब सुकून और आराम मिलता है। तो 64 का सही आंसर क्या होगा। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी बी होगा। क्या होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है 65 का। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी समय का सदुपयोग। क्या समय का सदुपयोग। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका चोर चोर मौसेरे भाई लोकोक्ति का सही आया था। 66 का सही आया तो क्या होगा, मतलब 66 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा 66 का बी। क्या बी। एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। मैं शाश्वत शब्द का सही समानार्थी शब्द होगा। क्या होगा 66 का सही आंसर क्या होगा। तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या
चिरंतन, क्या चिरंतन, ठीक है, क्या चिरंतन है। अगला निपात में उपसर्ग है क्या, नी है, निस है कि निर है, कि इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन का नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रा, क्या रा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित निम्न विकल्प में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, क्या लास्ट वाला अशुद्ध है का, तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी। राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे, तो यह क्या अशुद्ध है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको, नीचे दिए गए दंड आरेख, क्या दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विभिन्न स्कूलों के छात्रों की संख्या सैकड़ों में दी गई, क्या में ध्यान करना, सैकड़ों में दी गई, जो 6 विभिन्न वर्षों में से एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, क्या एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है आपका, ठीक है, तो इसे हमने साइड में लगा लिया। ध्यान करना, पी बिल्कुल वाइट है, वाइट स्कूल है, और क्यू ब्लैक स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर दी गई है, एक सेकंड, यहाँ पर जो दी गई है वो दी गई है छात्रों की संख्या, क्या दी गई है, छात्रों की संख्या यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर बैच दिए गए हैं, क्या बैच। तो चलते हैं ना इस पर, चलो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है आपका, बैच 2007 में स्कूल क्यू से उत्तीर्ण होने वाले, बैच 2007 में स्कूल क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में से उसके पिछले बैच की तुलना में सभी लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, क्या सब में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 71 को सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लो क्यू, क्या क्यू। यहाँ पे 2007 में स्कूल क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में 2007 में, तो इधर देखो 2007 जी है, तो क्यू, क्यू कौन सी संख्या है, क्यू है जी वाला, काला वाला, क्या है, काला वाला क्यू है, क्या है, काला वाला क्यू है। तो यहाँ पे 2007 में जी कहाँ तक जाती है, जी जाती है 80 तक, कहाँ तक जाती है, 80 तक जाती है, ठीक है। और क्या बोल रहा वो, और भी बोला कुछ 71 का, और तो कुछ बोला नहीं। 2007 में स्कूल क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में से उसके पिछले बैच मतलब 2006 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे तो हुई है, यहाँ पे देख लो आप, 2006 में भाई थी कितनी जी, भाई थी यहाँ पे 55, कितनी 55, और 2007 में हुई है कितनी 80। जैसे आप 55 में 80 में से 55 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इनमें से घटा लो, बटे में क्या है 55, कितने इतने से तो वृद्धि हुई है ना, सॉरी 55, 55 ना कि 100, कितने 55, ये तो करेंगे कितने 100 का गुणा। जैसे आप 80 में से 55 घटाओगे तो कितना बचेगा जी, बचेगा कितना 25 बचेगा, कितने बचेगा 25, 25 बटे में 55 गुणा में 100, काटोगे जैसे 5 से काटो 55, 25 5 से काटो तो 11 5 55, कितने 500 में 5 का गुणा, बस 5 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 500 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, और जैसे आप 11 का भाग दोगे कितने 500 में, तो 11 चुक 44, कितने 11 चुक 44 मतलब 45.45, 45.45, क्या 45.45, जो कि लगभग में निकालने थी, क्या लगभग में निकालने थी, तो 45 की समथिंग आए, यानी 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है आपको, वर्ष 2005 में स्कूल पी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, क्या 2005 में पी से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या और वर्ष 2008 में क्यू से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या के बीच अनुपात, यानी 2005 में पी और 2008 में क्यू,
2005 में पी, तो पी 2005 में देखो आप पी यहाँ तो जी भाई कितने 80 90 यानी 85 अनुपात है। अब बस 2008 में क्यू 2008 जो है इसमें क्यू कितना 90, कितना 90, तो इसे काटोगे 5 से 17 अपना 85 18 पंच 90 18 पंच 90 सॉरी 17 अनुपात 18 कितना 17 अनुपात 18, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 17 अनुपात 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बस 2005 में दोनों स्कूलों से मिलाकर यानी 2005 अकेले में मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या और सभी वर्षों में मिलाकर स्कूल क्यू से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। 2005 में दोनों और क्यू में, और यहाँ पे सभी वर्षों में क्यू, सभी वर्षों में मतलब 5 में दोनों और सभी बच्चों में और सभी वर्षों में क्यू, तो 5 में दोनों क्या 2005 में क्या दोनों कितने हैं जी, ये टोटल कितने हैं, एक है 90 एक है 85 और एक है 60, तो 85 और 60 यदि जोड़ोगे तो कितना होता है 8 6 14 14 14.5 कितने 14.5 इतने होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब बताया है क्या बताया है, एक सेकंड, और क्या बोला है, बोला क्यू से उत्तीर्ण हो गए सभी छात्रों, क्यू से उत्तीर्ण हो गए, तो क्यू से कौन भाई उत्तीर्ण भैया जी, क्यू से उत्तीर्ण हो गए सभी छात्रों का अनुपात निकालना, क्या निकालना, सभी छात्रों का अनुपात निकालना। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे, एक दफे पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या बोला है यहाँ पर जी पढ़ा, जो बोला है 2005 में दोनों स्कूलों से मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। 2005 में कितने हो गए टोटल मिलाकर, कितने हो गए यहाँ पे 2005 में हो गया आपका टोटल कितना हो गया जे 60 होगा और यहाँ पे 85 हो गया, जो 60 और 85 को जोड़ेंगे आप तो कितना होता है 8 से 14 कितने 8 से 14 145, यानी 145 तो इसका हो गया। अब क्या बोला 145 ध्यान करना, अब बोला आपका क्यू से उत्तीर्ण हो गए छात्रों की कुल संख्या, क्या कुल संख्या का अंतर, यानी क्यू से उत्तीर्ण हो गए किससे, क्यू से उत्तीर्ण हो गए, क्यू से उत्तीर्ण हो गए, तो क्यू से कौन से उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पर देखो क्यू से उत्तीर्ण हो गए, पहले में कितना हो गया क्यू, पहले में 60 हो गया, जितना ध्यान करना जितना 145 है ऊपर जे 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 मतलब 145 यहाँ पे 55 और यहाँ पे कितने 90 और यहाँ पे कितने 75 और यहाँ पे कितने 85 कितने 85, जब आप इन पाँचों को जोड़ोगे ठीक है तो कितना आता है, जी आता है आपका एक सेकंड 445 कितना आता है 445 कितना आता है 445, और इनका क्या करना है अंतर निकालना, क्या निकालना अंतर, तो कौन बड़े हैं, बड़े कौन से 445 में से जैसे आप 145 घटा लोगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा, कितना बचेगा 300, और किस में आंसर देना सैकड़ों में, तो सैकड़ा को गुणा कर दो 100 को, तो यहाँ पे 300 जैसे आप 2 बिंदु से और गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए में दिया गया है, किस में ए में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है आपका सभी बैचों में मिलाकर कुल पी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या तथा बैच 2007-8 में दोनों स्कूलों के मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, क्या लगभग कितने प्रतिशत है, तो 2006-07 यहाँ पर देखना है, क्या 2006-07 यहाँ पर देखना है आपको, और यहाँ पर कितने हैं सभी स्कूलों में मिलाकर स्कूल पी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या तथा 2006 और 7 में दोनों स्कूलों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। 74 को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे हम पी में, क्या पी में, क्या पी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो पी वाले को देखेंगे पहले हम, किसको देखेंगे पी वाले को, तो पी में कैसा है इस प्रकार से है पी में, ठीक है, तो सभी में देखना है किसमें पूरे में,
तो सभी में देखें सबसे पहले कितना है 85, यानी 85, फिर 80, फिर ये कितने 95, फिर कितने हैं 65, और फिर कितने हैं 40, और यहाँ पे कितने हैं 90। जब इनको सभी को जोड़ेंगे हम पी वाले को, तो कितने निकल के आ रहा है जी, निकल के आ रहा है 455। कितने 455, कितने निकल के आ रहा है 455 निकल के। अब 2006 और 7 में उत्तीर्ण 2006 और 7 में दोनों स्कूलों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी 2006 और 7 में 2006 और 7 में। जैसे आप इसको जोड़ोगे इसको, तो इसको कितना जी 80, और जी कितना है जी 55 है। 80 और 55, 8 5 13, मतलब 135 जी हो गए। कितने 135 जी हो गए, और प्लस में हो जाए कितने 7 में कौन कौन से हैं 95 और प्लस 80, क्या 95 प्लस 80, तो 80 8 दूनी 16 17 17 175 जी हो गए। कितने हो गए 175। जैसे आप जोड़ लोगे इन्हें तो कितना होगा 0 7 3 10 ज्ञान की 1 हंसलाई 1 3 से 10 कितने होगा जी, ये कितना होगा, इनको योग निकल रहा है आपका 310। कितना निकल के आ रहा है 310 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ये कितना प्रतिशत है, तो इतनी बटे में 310 गुणा का कर दो आप 100 कर लो। कितने कर लो 100 कर लो। जैसे अब यहाँ से एक बिंदी काटोगे यहाँ पे बिंदी यहाँ पे चलेगा। अब 31 से भाग दोगे इसमें, ठीक, कितने से 31 से भाग दोगे तो आपका कितना आ रहा है 146 दशमलव कितना बनेगा 146.77। कितना बन रहा है 146.77, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 146.77 लगभग में निकालना है किसमें, लगभग में। तो 146 यानी 147 के लगभग में आ रहा है। कितने 147 के लगभग में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सभी वर्गों में दोनों स्कूलों को मिलाकर उत्तीर्ण हुए कुल 40% छात्र छात्राएं 40% छात्र महिलाएं हैं, तो सभी वर्षों में दोनों स्कूलों को मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या, छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत पुरुष, कौन पुरुष। तो 75 को किस प्रकार से करेंगे, तो 75 को करेंगे हम, देखो इधर दोनों स्कूलों को मिलाकर उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख लो दोनों स्कूल मतलब दोनों को मिला लो, क्या दोनों को मिला लो, सब पे सब क्या उत्तीर्ण हो गए। यानी इसको भी जी वाले खाली वाले भी देख लो, सफ़ेद वाले भी और ब्लैक वाले भी। जैसे आप सफ़ेद वाले देखोगे तो कितना आता है जी 455 आता है, और जी ब्लैक वाले कितने आते थे, ब्लैक वाले भी आते थे आपको कितने 455, कितने आते 455। तो जोड़ लेंगे हम, सॉरी 455, जैसे आप जोड़ोगे ना तो कितने बन रहे जी 455 और 455 900 बन रहे, कितने बन रहे सॉरी 445, सॉरी जी आ रहे हैं तो 445, कितने 445। जैसे आप जोड़ोगे तो 100 यहाँ से हो गए, और 4 4 800 यानी 900 हो रहा है। कितने हो रहे 900, कितने हो रहे 900 हो रहे हैं। अब 900 का क्या निकालना है आपको, जी निकालना है पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या 40 थी तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी 60, कितनी होगी 60। जैसे आप इतने का 900 का 60% निकालोगे, कितने 900 का 60% यानी 900, ठीक है, कितना 900 गुणा में 60 बटे में 100, तो कितना आता है जी, दो बिंदु से दो बिंदु कट जाए 9 6 54 540, कितने 540। अब ऐसे सैकड़ा में निकालना है तो दो बिंदु और आ जाए, यानी कितने 5 है, कितने 54,000 हो जाए, कितने हो जाए 54,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 54,000, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिए गए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 54,000। कितने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है, अगला भी आपका ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जिसको आप खुद लगाओगे। ठीक है, ये क्या है होमवर्क में, क्या है होमवर्क में, क्योंकि टाइम अधिक हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं जो जी के जी एस के हैं। एक ये ग्राफ भी आप ही के लिए है। ठीक है, सिंपल से ग्राफ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91 से करेंगे, कहाँ से 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला है आपका, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया। कौन सा टिकट किया? मेरा टिकट जारी किया। दूसरा पॉइंट है आपका कि छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट पूरे देश के सभी डाकघरों और प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध है। तो ऑप्शन तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? पहला दूसरा दोनों की ना एक ना दो। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही है। क्या? एक और दो दोनों सही है। ठीक है। 91 भी देख लो आप। 91 का है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME स्कीम के क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दूसरा है आपका PMFME योजना के बैच 2020-21 से बैच 2024-25 तक 5 बैचों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। तो इसका कौन से ऑप्शन सही होंगे? पहला, दूसरा, ये दोनों गलत हैं। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों सही है। क्या? ये दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 93, 92 कह ही लिया हमने। 93 है आपका कि विजय सम्राट की पूर्ववर्ती राजधानी हम्पी के विश्व विरासत स्थल जल्दी ही एक नए जिले का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरा, कर्नाटक सरकार ने विजयनगर को राज्य के एक नए जिले के रूप में गठन करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है इसमें 30 नंबर है आपका विजयनगर राज्य का 31वां जिला होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94 है आपका दिल्ली में स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट से संबंधित अधिसूचना जारी की। ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट है आपका दिल्ली में स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को अब पर्यटन विभाग से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका जून 2003 से पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश भर में रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की योजना लागू की गई थी। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? 94 का सही आंसर क्या होगा? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट में 100 शहरों की खराब स्थिति वाले सूची में 50 शहर जो केवल चीन के हैं। दूसरा, 4.5 स्कोर के साथ जयपुर व इंदौर में वर्ष 2050 तक खसरा सबसे ज़्यादा बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। अगला, इस रिपोर्ट का संबंध जल संकट से है जिसे गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा जारी किया गया। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? पहला, दूसरा कि दो और केवल एक यहाँ पर के ये सभी। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सभी। क्या? ये सभी। तो इसमें सभी के सभी कथन क्या सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमेग्ना ग्रां प्री 2020 को जीतकर फार्मूला 1 में अपने रिकॉर्ड को कितनी जीत तक पहुंचाया? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 93। कितने? 93 नंबर, मतलब 93 जीत तक पहुंचाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्य को
2200 करोड़ की पहली किस्त जारी की। ठीक, तो कितने राज्यों को? 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 राज्यों को। कितने क्यों? 15 राज्यों को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मंत्रालय की कौन सी योजना के तहत वर्चुअल माध्यम से केरल के गुरुवायूर के विकास परियोजना के तहत बनाए गए पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो किस योजना के अंतर्गत इस सुविधा का प्रारंभ किया गया? तो 99 का सही आंसर है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेरिटेज योजना। कौन सी? हेरिटेज योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी 99 नहीं है जी, 98 का सही आंसर हो जाएगा, हेरिटेज नहीं, प्रहलाद योजना। कौन सा? प्रहलाद योजना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। दूसरा है, एक उत्कृष्टता केंद्र का केरल के वायनाड जिले के अम्बाला बयाल स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र केरल कृषि विश्वविद्यालय परिसर में शुभारंभ किया गया। तो यह दोनों के दोनों विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। क्या? सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन क्या होगा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौते की घोषणा की। दूसरा है कि एयरटेल और भारतीय एक्सा ने मिलकर एक विस्तृत कार बीमा पॉलिसी शुरू की। अगला है, बीमा के तहत कार मालिकों के लिए स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार बीमा पॉलिसी ऑफर की जाएगी। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में अभी जिसको भी डाउट है, प्लीज़ वह उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और जो बंदा अभी हमारे चैनल पर अभी नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।